डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपका पेपर है इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है, इसलिए इसमें से आपके बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपका यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी सॉल्व करना है और बोर्ड एग्जाम में भी आपके निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपका सेट ए रहने वाला है। 75 मार्क्स का आपका ही समय, आपका वही 3 घंटे। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। टोटल आपको 23 क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और मैं आपको बता दूं आपका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। इधर देख सकते हैं, यहाँ से आपका टोटल क्वेश्चन क्या आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का, इधर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे नीचे मैं आपको बता दूं टोटल क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। टोटल प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 19 तक सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है वह प्रोसेस भी बता दी जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो। ओके, अगर आप स्किप करोगे, आगे पीछे निकालोगे, तो फिर आपको पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है वह भी आपको पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो यहाँ से हम 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सही विकल्प देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न आपको दिया है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। ओके, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं आ, वा, सा, दा। इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है बांध विस्थापित से, ऑप्शन आ सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वीना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, ब्रिटेन, रूस, प्रसिया या फिर स्विट्जरलैंड। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन दा है स्विट्जरलैंड, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है, गिरमिट से तात्पर्य था एग्रीमेंट, किसान, लेबर या फिर सामंत। इसमें एग्रीमेंट करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि गिरमिट से तात्पर्य क्या था, तो एग्रीमेंट ऑप्शन आ सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी, सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीलंका की जो राजधानी है वह है आपकी कोलंबो, ऑप्शन आ कोलंबो आंसर है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून में समक्ष समानता। ओके, तो बहुसंख्यकों का शासन ऑप्शन सा ये आपका आंसर है। भारत में इनमें से किस राज्य में 90% 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें आपको तमिलनाडु आपको उत्तर में कर लेना है, ऑप्शन ब तमिलनाडु। ओके, तो इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपको दिए हैं 6 मार्क्स के लिए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। एल्यूमिनियम का कच्चा माल। ओके, तो एल्यूमिनियम का जो कच्चा माल होता है इसमें आप कर लोगे क्या, बॉक्साइट आपको लिख लेना है, बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, गॉड सेव अवर नोबल किंग डैश डैश का राष्ट्रगान है। ओके, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य लिख लीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य। ओके, एंड इसके बाद हम देखते हैं आपका तीसरा रिक्त स्थान आ जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां। तो इसमें आपका आ जाएगा कृषि, विनिर्माण और व्यापार। सबसे पहले आपको लिखना है कृषि, इसके बाद लिखिएगा विनिर्माण, विनिर्माण। ओके, और लास्ट में लिख लीजिएगा व्यापार। ठीक है, व्यापार, बस यही आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में डैश डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो जाति पर आधारित। ओके, जाति आपका आ जाएगा इस रिक्त स्थान में चौथे में। इसके बाद 5वां आ जाता है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य
हरियाणा से की गई है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा इस रिक्त स्थान में आपका आना है। लोकतंत्र का महत्व है का शासन। ओके, तो इसमें आपको लिख लेना है जनता। ठीक है, जनता कर लीजिएगा, जनता आपका आएगा रिक्त स्थान में। चलिए, इसके बाद मैं इस कॉलम्स आपके आस आते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, तो ये आपकी सही जोड़ी है। सबसे पहले आपको दिया है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, इसमें आप कर लोगे कपड़ा। ओके, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को आप किससे मैच करोगे, इसे आपको कर लेना है ऑप्शन आपका बा राज्य सूची से। ठीक है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन आपका होगा लंदन से। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका मानव विकास रिपोर्ट, इसका हो जाएगा UNDP। एंड वाणिज्य, वाणिज्य का आपका आएगा सॉफ्टवेयर पार्क। प्राकृतिक पतन, प्राकृतिक पतन का आ जाएगा मुंबई। तो ये मैच द कॉलम्स आपकी कंप्लीट। अब हम देखेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो पहले आप प्रश्न देखिए, फिर इनके लिखित रूप में हम आंसर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी। सेकंड, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके आंसर रहेंगे एक शब्द एक वाक्य में जो आपको प्रश्न दिए हैं इसके उत्तर। तो पहले वाले प्रश्न का आप उत्तर क्या लिखोगे, 34 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आपसे पूछी गई थी, ट्रेन जो मुंबई थाने के बीच चली थी तो उसकी दूरी कितनी थी, इसमें आप लिख लीजिएगा 34 किलोमीटर। सेकंड में आपका आ जाएगा क्या, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, फिर तीसरे में करना है आपको कोची का पतन। ओके, तीसरे प्रश्न के लिए कोची का पतन उत्तर है। चौथे में आपका आ जाएगा महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी उत्तर कर लीजिएगा। पांचवें में आपको कर लेना है विमुद्रीकरण एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए, हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्यासत्य जो आपको दिए हैं। इससे पहले आपका एक प्रश्न बचा है क्योंकि ये 5 प्रश्न तो हम देख चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, यहाँ तक हम आपके आंसर देख चुके हैं। अब आपका एक प्रश्न बच जाता है, न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रही जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें आपको लिखना है महात्मा गांधी। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी ही आपका इस प्रश्न का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ऐसे आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, अब हम आपके सत्यासत्य देख लेते हैं, फिर जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, फर्स्ट जो आपका है पहले में आपको करना है सही, मतलब पहला आपका है सत्य। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, सत्य। अब है सेकंड, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशु पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। तो सेकंड वाला आपका क्या रहेगा, आपका गलत रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा, असत्य। दूसरा आपका असत्य रहेगा, अगर अमेरिका की जगह अफ्रीका दिया होता तो फिर सही होता। ठीक है, लेकिन अमेरिका दिया है इसलिए ये भी आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा, दूसरा प्रश्न। इसके बाद है तीसरा, स्पिनिंग जैनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका असत्य है। इसके बाद आ जाता है चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। ओके, तो चौथे में आप क्या लगाओगे, चौथे में आपको कर लेना है सत्य। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा आ जाता है, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, सत्य आएगा या असत्य। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ओके, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी प्रश्न गलत हो, इसलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप खुद से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बाकी सभी प्रश्नों के आंसर आपको सही सही बताए जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखेंगे।
आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। इसमें आपका आना है सत्य। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से। अब है आपकी क्वेश्चन नंबर 6, संसाधन किसे कहते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न है। साथ में आपको अथवा में एक प्रश्न दिया है, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। ये रहेगा आपके प्रश्न क्रमांक 6 के लिए उत्तर, यहाँ से लिख लीजिएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, ये आपके उत्तर हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके, तो इसमें आपको 2 प्रश्न दिए हैं, लेकिन एक प्रश्न आपका अथवा में है, तो आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस वाले प्रश्न का उत्तर हम देख चुके हैं, अब इस प्रश्न को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण देने थे। मानव निर्मित संसाधनों से आशय जिन्हें मानव ने तैयार किया है। कुछ भी लिख सकते हैं, कुर्सी, टेबल, बैट, गेंद। ओके, संसाधन सभी होते हैं जिन्हें मानव ने बनाए हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रक, वाहन, हेलीकॉप्टर, ये सभी संसाधन हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे। अथवा में आपका एक प्रश्न है, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो आपका अथवा वाला प्रश्न है, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, इसका आंसर देखेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उत्तर। लिखिएगा, सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन का आपको कर लेना है। वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन का आपको समझ आया। इसके बाद आपको करना है अनवीकरणीय संसाधन का। वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, जिन्हें फिर से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। ओके, तो ये आपका उत्तर है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। अथवा में आपका एक प्रश्न है, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए उत्तर आप देख सकते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों। अथवा में एक प्रश्न है, महिलाओं ने स्पिनिंग शैली का विरोध क्यों किया। यह है प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपका उत्तर। जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग शैली का आविष्कार किया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया, लेकिन इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ बहुत सी धागे बन जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखना है। साथ में अथवा में एक प्रश्न है, उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। ओके, तो ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर। कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि। खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कर कच्चे माल के रूप में करते हैं। यह प्राथमिक उद्योग हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। अथवा में आपका एक प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं, समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, कोई वस्तु को बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाए। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में बांट कर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना,
तथा कपास से कपड़ा तैयार करना। अब तृतीय क्षेत्र का भी लिख लीजिएगा, विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। यहाँ तक आपको कर लेना है। ओके, एक बार फिर से। ओके, तो यहाँ से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में तो अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका एक प्रश्न है, वैश्वीकरण के तो दुष्परिणाम लिखिए। साथ में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, रेल परिवहन का महत्व लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हैं, भारतीय किसान अपने बेटों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। अथवा में आपका प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसलों में तो अंतर बताने हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका आंसर रहेगा, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम आपसे पूछे हैं। पहले वाला देख सकते हैं, आर्थिक असंतुलन, वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। सेकंड, देसी उद्योगों का पतन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, रेल परिवहन का महत्व निम्नांकित है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, भारी सामान ढुलाई की सुविधा। रेल यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इससे देश में वस्तु के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 में उत्तर कर लेना है। इसमें खरीफ और रबी की फसलों में आपको दो अंतर बताने हैं। तो पहले खरीफ का आप देख लीजिए, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन में साथ ही शुरू होती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली आदि हैं। अब आपको कर लेना है रबी के लिए, यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जो चना, सरसों, अलसी, तेल निकालने के बीज आदि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, पवन हंस क्या है, इसकी कार्य लिखिए। अथवा में आपका एक प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखने को मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम साथ में देखेंगे। मौखिक संस्कृति द्वारा मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई स्पष्ट कीजिए। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। साथ में क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिएगा, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अथवा में आपका एक प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका उत्तर, निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पहला आप लिखेंगे, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। सेकंड, सदिया व घुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारों को बढ़ावा दिया। उनके लेखनों ने पूर्णतः परंपरा, अंधविश्वास तथा निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने चर्च की पवित्र अधिकारों तथा राज्य की निराशाजनक शक्तियों पर हमला किया और इस प्रकार पारंपरिक आधार पर दिए गए आदेशों की वैधता को समाप्त कर दिया गया। वोल्टेयर और रूसो को व्यापक रूप से पढ़ा और समझा भी गया। जानकारों, आलोचकों तथा तर्कपूर्ण रूप से देखने वाले लोगों द्वारा सभी मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ये सब लिख लीजिएगा। यहाँ से तो आपको कर लेना है, सतुतापूर्ण भावनाओं का विकास हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के लिए आपका उत्तर है, ये लिखिएगा, 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें यहाँ से लेकर स्थिति में आए थे। ओके, अब आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। ये पहला पॉइंट आपका रहेगा, यहाँ से तो यहाँ तक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद सेकेंड पॉइंट करना है, 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर से लेकर तो भारत में पढ़े गए। ओके, और एक और पॉइंट आप कर लीजिएगा, ये स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज को सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। अथवा में एक प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखने हैं।
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। अथवा में एक और प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को समझाइए। साथ में प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिएगा। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। ओके, तो ये है प्रश्न क्रमांक 18 के लिए आपका उत्तर। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, ये सभी आपको कर लेना है की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ तक। ओके, एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको कर लेना है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदु निम्न हैं। पहला लिखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता। सेकंड, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। तीसरा, लिखित और कठोर संविधान। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप लिखेंगे। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापी के सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है? अथवा में एक प्रश्न है, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए? कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? ठीक है, इसके अथवा में एक प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। अथवा में एक और प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका उत्तर। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर लीजिएगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक हैं तथा जनता में जागरूकता को बढ़ाने में सहायक हैं। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती हैं। ओके, तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ये आप अपनी बुक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 22 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। साथ में जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी वीडियोस अपलोड किए हैं। देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं।